नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी विद अशोक में। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि उत्तर वैदिक काल आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे के हथियारों का इस्तेमाल होने के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगा। खेती के नए औजारों और उपकरणों की मदद से किसान आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे और अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक कार्यक्रमों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्र कर सकता था। इन भौतिक लाभों के कारण किसानों का अपनी ज़मीन से चिपक जाना स्वाभाविक ही था और साथ ही साथ वे अपने पड़ोस के नए क्षेत्रों में भी फैलने लगे। दोस्तों, शहरों को अपने कार्यकलाप का आधार बनाकर राज्यों को खड़े होते हुए देख लोगों में क्षेत्रीय भावना प्रबल हुई और लोगों का जो लगाव अपने जन या कबीले से था वह अपने पहले गांव घर से हुआ और बाद में अपने जनपद से, और जनपद से होता हुआ फिर ये महाजनपद तक विस्तारित हुआ। महाजनपद की यदि बात करें दोस्तों, तो महाजनपदों का जो उद्भव है उसमें हम बात करेंगे जो प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी, जिसको हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, वो कहलाती है सिंधु सभ्यता। और दूसरी नगरीकरण का जो आधार था वो कहलाया लोहा। दोस्तों, यदि हम इस महाजनपद काल के आवश्यक तथ्यों की बात करें तो इसके कुछ प्रमुख कारण रहेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो प्रथम कारण है वो है शासक वर्ग का उदय। अभी हमने बताया पीछे कि शासक वर्ग का उदय हो चुका था, लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक है, धर्म का प्रचलन, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये भी स्टार्ट हो चुके थे और इमारतों का अस्तित्व, बड़ी बड़ी इमारतें ठीक बनना शुरू हो चुकी थी। मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, क्योंकि आगे जब हम इसी में मगध पढ़ेंगे तो हम आगे भी बताएंगे आपको कैसे काशी नामक एक महाजनपद से लाखों रुपए का राजस्व आता था। और जब राजस्व आता था तो जाहिर सी बात है कि कर व्यवस्था भी स्टार्ट हो चुकी थी। दोस्तों, खेती चूँकि स्टार्ट हो चुकी थी इसलिए व्यापार वाणिज्य का विकास भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और लेखन कला का ज्ञान इस काल के लोगों को था। और साथ ही साथ जैसे लोहे के खोज से हल या कुल्हाड़ी ये सब वगैरह चीज़ें बनी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रगति भी देखने को हमें इसी काल में मिलेगी। दोस्तों, आगे चलते हैं और हम देखेंगे कि 6वीं शताब्दी में गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में उपरोक्त तत्वों का प्रभाव दिखाई पड़ा। ठीक है, और लोहे के व्यापक प्रयोग से आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, जिस कारण विशाल प्रादेशिक नगरों एवं राज्यों का उद्भव हुआ। ठीक दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है जहाँ पर हमें सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलेगा। और यदि हम जैन ग्रंथों की बात करें तो भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, दोनों ग्रंथों में कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जैसे दोनों ग्रंथों में अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी और कौशल, ये 6 महाजनपद समान रूप से उल्लिखित हैं। यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया गया है, बल्कि दोनों ग्रंथों में क्या है, समान है। किस किस में? अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में। दोस्तों, अंगुत्तर निकाय में 2 प्रकार के राज्यों के बारे में बताया गया है, एक है राजतंत्र और दूसरा है गणतंत्र। राजतंत्र में जो राज्य का अध्यक्ष होता है वो राजा होता है। ठीक है, और गणतंत्र में जो शासन होता है वो संघ द्वारा या गण द्वारा संचालित होता है, जैसे वज्जी है और मल। ठीक है दोस्तों, गण का मतलब होता है जहाँ पर शासन वंशानुगत ना हो। ठीक है, इन गण संघों में एक से अधिक शासक होते थे। ठीक, सर्वसम्मति से चुने जाते थे। अष्टमक एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको आगे मैप में। और 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें वैशाली सबसे बड़ा गणतंत्र था। 16 महाजनपद की बात करें तो दोस्तों, बिहार के अंतर्गत 3 महाजनपद आएंगे हमारे, मगध, अंग और वज्जी। मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों के तीनों बिहार क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, और यूपी के अंतर्गत दोस्तों 8 महाजनपद आएंगे। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सा यूपी में था या यूपी में नहीं है, या कौन सा बिहार में है। तो यूपी में है आपके काशी, ठीक है, काशी, कौशल, मल्ल, ठीक है, चेदी, शूरसेन, पांचाल, कुरु और वत्स। ठीक है, दोनों थोड़ा सा ये इधर उधर मैप में बन गया होगा। ठीक है, तो ये 8 हमारे कहाँ हैं, यूपी में है, और 3 बिहार में, हो गए 11। ठीक है, एक राजस्थान में है हमारा मत्स्य, और एक मध्य प्रदेश में है हमारा अवंती।
ठीक है, कितने हो गए, 8 2 10। और दोस्तों एक है ये दक्षिण में हमारा अश्मक, ठीक है, ये है अश्मक। कितने हो गए, 11 13 14। दोस्तों दो बच्चे हैं हमारे, और ये जो दो जो हैं ये पढ़ते हैं भारत से बाहर। ठीक है, ये एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से भारत से महाजनपद काल हैं जो भारत से वर्तमान में बाहर स्थित हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं दोनों, कंबोज और गांधार। ठीक है, तो दोस्तों आगे देखते हैं। पहला जो महाजनपद है वो है काशी। ठीक है, राजधानी इसकी वाराणसी या बनारस है जो यूपी में पड़ता है। और यदि हम शासक की बात करें तो ब्रह्मदत्त का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। ठीक है, और बाद में यहाँ का शक्तिशाली शासक जो होगा वो अजात शत्रु होगा। ठीक है, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों मिलता है हमें अथर्ववेद में। आपको केवल यहाँ की राजधानी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला जो महाजनपद है वो है अंग, और इसकी राजधानी है चंपा, और ये वर्तमान में कहाँ है, बिहार का आसपास का क्षेत्र है जिसमें आधुनिक भागलपुर और मुंगेर है। अगला महाजनपद है हमारा कौशल, जिसकी राजधानी क्या है, श्रावस्ती, और ये कौन सा क्षेत्र है, ये आधुनिक अवध यानी कि फैजाबाद, गोंडा और बहराइच इसके आसपास का क्षेत्र। ठीक है, कौशल का दोस्तों एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था प्रसेनजीत, ये तक्षशिला में पड़ा था, और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वजीरा। ठीक, और इसका जो होता है प्रसेनजीत का अजातशत्रु से युद्ध होता है, और अजातशत्रु को ये बंदी बना लेता है। बाद में इन दोनों के बीच कुछ समझौता होता है और ये अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है। ठीक है, ये जो प्रसेनजीत है ये बुद्ध के समकालीन है, मतलब था। ठीक है, और दोस्तों ये अजातशत्रु है, बाद में इसका जो पिता होता है बिंबिसार, इन दोनों की एक पॉलिसी होती है कि वैवाहिक संबंध बढ़ाकर अपने साम्राज्य का प्रसार करना। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, इसकी लड़की से शादी करके अपने साम्राज्य को और बढ़ा देता है आगे। ठीक, अगला है मगध। मगध की राजधानी है गिरिव्रज या राजगृह कहते हैं, और ये बिहार। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मगध के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक, क्योंकि सबसे शक्तिशाली राज्य है। ठीक है, अगला है वज्जी। वज्जी की राजधानी है विदेह, मिथिला या वैशाली, और ये मुजफ्फरपुर और बिहार वाला एरिया है। इसके दोस्तों दो प्रमुख कबीले हैं, एक विदेह और दूसरा लिच्छवी। विदेह का जो राजा है वो कहलाते हैं जनक, और जो लिच्छवी के राजा हैं वो कहलाते हैं चेटक। ये जो जनक हैं दोस्तों ये सीता माता के पिताजी ही हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, मिथिला नरेश भी कहते हैं, है ना, जनकपुरी जानकी माता सीता मैया को तो कहा जाता है, तो ये वो हैं सीता माता के पिताजी। दूसरा है कबीला हमारा लिच्छवी, और इसके राजा थे एक चेटक, जिनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चेलना। ठीक है, और इसका विवाह किससे होता है, बिंबिसार से। ऊपर हम अजातशत्रु के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये अजातशत्रु के पिताजी हैं बिंबिसार, आगे डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो ये किससे विवाह करते हैं, चेलना से इनका विवाह होता है। ठीक है, और चेटक की एक बहन होती है त्रिशिला, ये भगवान महावीर स्वामी की माता जी होती हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों मल्ल। ठीक है, महाजनपद, और इसकी राजधानी है कुशीनगर। ठीक है, और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला महाजनपद है हमारा चेदी, और इसकी राजधानी है सुक्तिमती। ये यूपी, एमपी और बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और यहाँ का शासक है शिशुपाल। शिशुपाल ये कृष्ण की बुआ के लड़के थे। ठीक है, और कृष्ण ने इनका सुदर्शन चक्र से वध किया था। वध क्यों किया था दोस्तों, उसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, कहते हैं कि जब शिशुपाल पैदा हुआ तो इसके 3 आँख और 4 हाथ थे। ठीक है, और माता पिता ने इस बच्चे को त्यागने का निश्चय कर लिया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है जिसमें ये कहा जाता है कि विधि के विधान द्वारा निश्चित व्यक्ति इसे अपनी गोद में बैठाएगा तो इसके अंग जो होंगे वो गायब हो जाएंगे, लेकिन बाद में इसकी मृत्यु का कारण भी वही व्यक्ति बनेगा। माँ बाप को ये बात सुन के बड़ा अफसोस, धक्का तो लगा, लेकिन ये सोचने लगे कि चलो ठीक है, ये कोई असुरी शक्ति नहीं है, मतलब ये सामान्य ही बालक है। ठीक है, लेकिन इस बात का अफसोस था कि इसकी मृत्यु का कारण वही बंदा बनेगा जो जिसको ये अपनी गोद में बैठाएगा, और इसके जो अंग हैं वो एक्स्ट्रा अंग वो गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दिन कृष्ण जी जो होते हैं अपनी बुआ के घर जाते हैं। ठीक है, तो जब ये छोटे होते हैं शिशुपाल, इसको ये गोद में बैठाते हैं, तो जैसे ही गोद में बैठाते हैं इनके अंग क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब अंग गायब हो जाते हैं
तो ये देखती है इनकी बुआ, फिर बुआ समझ जाती है कि अरे ये तो वाकई में देवीय शक्ति हैं, ठीक है। और लेकिन वो घबरा भी जाती हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण भी ये कृष्ण ही बनेगा। तो फिर वो उनसे वचन लेती हैं कि तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे पुत्र का वध नहीं करोगे। कृष्ण जी धर्म संकट में होते हैं, भाई ये तो विधि का विधान है, मरना तो पड़ेगा इसे। तो कृष्ण जी ठीक है इनको वचन देते हैं कि ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि मुझे इसका वध करना पड़े तो मैं इसकी 100 गलतियाँ माफ़ कर दूंगा, लेकिन यदि इसने 100 के ऊपर 101 गलती करी तो मुझे इसका वध करना पड़ेगा, ठीक है। ये वचन देके श्री कृष्ण जी चले जाते हैं, ठीक है। ये दोस्तों महाभारत के समय की बात है, जब महाभारत का समय था, ठीक है। तो युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राजसूय यज्ञ चल रहा था। मैंने बताया था यार, राजसूय यज्ञ होता है जब किसी युवराज का राज्याभिषेक किया जाता है, ठीक है। तो वो राजसूय यज्ञ चल रहा था, उसमें कृष्ण जी आमंत्रित थे और श्री कृष्ण का बड़ा सम्मान वगैरह हुआ था, ठीक है। और जब कृष्ण का सम्मान हो रहा था तो वहाँ पर शिशुपाल भी था। शिशुपाल इनसे नफरत करता था, चिढ़ता था, क्योंकि जो कृष्ण की पत्नी थी रुक्मणी, उससे पहले शिशुपाल का विवाह होने वाला था, लेकिन रुक्मणी जी कृष्ण से प्रेम करती थी, तो वो कृष्ण जी क्या करते हैं, इनको लेके भाग जाते हैं, ठीक है, और शादी कर लेते हैं। शिशुपाल सोचता है कि इन्होंने मेरे को अपमानित करा है ऐसा करके, लेकिन फिर क्या होता है बाद में ये शिशुपाल श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर देते हैं, और अपमान करते करते जब ये 100 गालियाँ उनको बक देते हैं, श्री कृष्ण जी धैर्य रखते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो 101 गाली बकते हैं, 101वीं बार इनको अपशब्द बोलते हैं, श्री कृष्ण जी अपने सुदर्शन चक्र से इनका गला काट देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी थी शिशुपाल की, ठीक है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे, और शिशुपाल के बारे में दोस्तों विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि इसको श्राप मिला हुआ था कि ये 3 बार इस धरती पर जन्म लेंगे और तीनों बार ही ये कृष्ण के हाथों मारे जाएंगे। तो पहली बार में हिरण्यकश्यप बने थे, वो यही था। दूसरी बार में रावण बना था, ठीक है, राम के हाथों मारा गया, विष्णु का अवतार थे। और तीसरी बार में ये शिशुपाल बन के कृष्ण के हाथों मारे जाते हैं, ठीक है। अगला जो दोस्तों महाजनपद आएगा वो है वत्स, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या है, कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद और बांदा जिला के आसपास का क्षेत्र है। वत्स का जो शासक है वो है उदयन, और ये बुद्ध के समकालीन था, ठीक। और ये किसका था, चंड प्रघोत की बेटी थी, इसके साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है। और इसकी बेटी का नाम था वास दत्ता, और भास ने इसकी रचना भी करी है, इसमें उसका उल्लेख भी किया है, ठीक है। स्वप्नवास दत्ता, इसमें ये भास द्वारा रचित है और इसमें इसका उल्लेख भी किया गया है। दोस्तों अगला जो हमारा महाजनपद है वो है अवंती, और इसकी राजधानी है उज्जैनी, ठीक है। और इसके क्योंकि 2 क्षेत्र हैं, बड़ा क्षेत्र था, तो राजधानियाँ 2 थी, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, ठीक है। और उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। अगला महाजनपद है दोस्तों कुरु, और इसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, ठीक। अगला जो महाजनपद है उसका नाम है पांचाल, और इसकी राजधानी है, ये भी काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। जो उत्तरी पांचाल है उसकी राजधानी है अहिच्छत्र, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी है कामपिल्य, ये कन्नौज का क्षेत्र है। और जो अहिच्छत्र है वो बरेली और बदायूं का क्षेत्र है। अगला दोस्तों महाजनपद है मत्स्य, और इसकी राजधानी है विराटनगर, ठीक है। और ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, राजस्थान में मैंने बताया था पहले, ठीक है। और ये वही जगह है जहाँ पर पांडवों को 13 साल का वनवास काटा था पांडवों ने, ठीक। अगला है शूरसेन, और इसकी राजधानी है मथुरा, ठीक। और यहाँ के शासक जो थे एक अवंती पुत्र और भगवान कृष्ण हुए थे। 14वां जो महाजनपद है वो है हमारा अशमक, एकमात्र है दक्षिण भारत का, ठीक है। राजधानी इसकी पाटन या पोटली है, ये आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है दोस्तों, ठीक। अगला है गांधार, और इसकी राजधानी है तक्षशिला, जिसमें क्या था, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, तक्षशिला, ठीक है। और ये पाकिस्तान में है। अगला जो महाजनपद काल है वो है हमारा कंबोज, और इसकी जो राजधानी है वो है हाटक या राजपुर, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान। ये दोनों कहाँ पर हैं, ये दोनों मैंने बताए थे कहाँ पर हैं, भारत से बाहर हैं, ठीक है, पाकिस्तान।
ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे महाजनपद काल। और इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा मगध का उत्कर्ष। ठीक है, हम मगध को डिटेल में पढ़ेंगे। हम हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे और नंद वंश पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी इसको सब्सक्राइब ही करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।